अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद धीरज पल और आप देख रहे हैं फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज़? जो फ्लक्स है बेटा ये एक लैटिन वर्ड है। फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब क्या है? फ्लो। यानी कि आसान लफ्ज़ों में जो फ्लक्स है उसका मतलब है फ्लो। किस चीज़ का फ्लो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। किस चीज़ का फ्लो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो बेटा हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जिक्र किया गया है। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। बात करें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती, इमेजिनरी लाइंस हैं। इसको यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को आसानी से समझ सको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या माइंड में आता है हमारे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही होती हैं ख़ास एरिया में से, वो उस एरिया का क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। वो उस एरिया का क्या कहलाएगा? फ्लक्स। अगर यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, ये मैं इमेजिनरी लाइंस है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है। मैंने 5 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। हमारे पास 2 एरियाज हैं। लेट्स सपोज एक ये और दूसरा ये। इसको नाम दें ए का और इसको नाम दें बी का। तो देखें बेटा जो ए सरफेस मैंने लिया है उसमें से कितनी लाइंस गुजर रही हैं? 1 2 3 एंड 4। तो हम कहेंगे कि ए का फ्लक्स कितना है? 4। बात करें बी की, तो बी में से कितनी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं गुजरती हुई? 3। तो इसका फ्लक्स भी कितना होगा? 3। तो आसान से एक डेफिनेशन है, जितनी लाइंस या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ख़ास एरिया में से पास आउट होती हैं वो उस एरिया का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यानी कि जितनी फील्ड लाइंस एक ख़ास एरिया में से गुजर रही होती हैं वो उस एरिया का फ्लक्स कहलाता है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी तरह अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। ये नहीं बेटा, इसकी डेफिनेशन भी यही है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब वो फील्ड आपके पास इलेक्ट्रिक भी हो सकती है और मैग्नेटिक भी हो सकती है। मैग्नेटिक का जो होगा चैप्टर नंबर 14 में जिक्र करेंगे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through an area is called electric flux of that area। इसलिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि जितनी लाइंस एक खास एरिया में से गुजरती हैं वो उस एरिया का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ आ गई? अगर इसके फॉर्मूला की बात की जाए फाई से मेंशन किया जाता है बेटा इसको। फाई ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक के लिए है और फाई फ्लक्स को शो कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा ई डॉट ए। ई यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई यहाँ पर क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, पहले बात इलेक्ट्रिक फील्ड की करते हैं, फिर थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना वो बेटा तो आप ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको समझ लें। दोनों सिमिलर हैं। जिस तरह ज़मीन है उसके गिर्द ख़ास एरिया है जहाँ तक उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, वो एरिया कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह चार्ज के गिर्द ख़ास एरिया होता है जहाँ तक उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरा चार्ज महसूस कर सकता है, वो जो एरिया होगा उस एरिया को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चार्ज के गिर्द वो एरिया जहाँ तक उसकी फोर्स दूसरा चार्ज पे अप्लाई हो सके उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वर्ड है उसका मतलब है शिद्दत, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी कि जब कोई टेस्ट चार्ज हम लेके आएंगे किसी भी फील्ड के अंदर तो वो कितनी फोर्स महसूस करेगा वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि किसी भी चार्ज पे कितनी शिद्दत से एक फील्ड अप्लाई हो रही है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा क्लियर किया है ताकि आपको पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है। ठीक है, वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा,
ये जो फॉर्मूला आया आपके पास, इसके लिहाज से आप इसकी दूसरी डिफाइन भी कर सकते हो। वो क्या बनेगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ये यहाँ पर किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, एंड एरिया वेक्टर, ए यहाँ पर किसको शो कर रहा है, एरिया वेक्टर को। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ से आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ई और ए जो है यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब डॉट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो हैंस इट इज अ स्केलर। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जस्ट नंबर है, आप उसमें ये नहीं बताओगे कि फील्ड की जो लाइंस है वो किस साइड पे जा रही है, ठीक है। हम जस्ट ये बताएंगे कि कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं या कितनी फील्ड की स्ट्रेंथ गुजर रही है, ठीक। ये टॉपिक मैट्रिक में भी था, वहाँ पे जो नाम यूज़ किया गया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसी को हम दूसरे वर्डिंग में क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब इसके यूनिट की अगर बात की जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैंने भी आपको डिफाइन बताई है, वो क्या थी, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर कॉलम, क्या यूनिट बनेगा, न्यूटन पर कॉलम। तो इधर अगर बात करें तो फाई का यूनिट बन जाएगा, न्यूटन पर कॉलम आ गया ई का यूनिट, एरिया का यूनिट आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, ठीक है। आपको फॉर्मूला अगर मिल जाए तो फॉर्मूला से आप उसका यूनिट आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ई का यूनिट, सॉरी ई का अगर फॉर्मूले की बात करें वो है F/Q, वहीं से हमें उसका यूनिट मिलता है न्यूटन पर कॉलम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट आया वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात को याद रखिएगा MCQs के लिए, क्लियर है। ये थी इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी खास एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो उस एरिया का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या दूसरे लफ्जों में द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। बेटा ये टॉपिक जो है आगे यूज़ होगा गर्जिस्तान में और उसकी एप्लीकेशंस में हम बार बार यूज़ इसका देखेंगे, इसलिए ये अहम है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होता है। इसके लिए आप इसके फॉर्मूला को देखेंगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ। जो हमारे पास फॉर्मूला है ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट को जब ख़त्म करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, कॉज ऑफ थीटा, यानी कि फ्लक्स ई ए के अलावा कॉस थीटा की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो फ्लक्स भी मैक्सिमम हो जाएगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो फ्लक्स भी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग हम बात करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1, तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब 0 डिग्री से क्या मुराद है, पैरेलल। 0 डिग्री से क्या मुराद है, पैरेलल। क्या क्या चीज़ पैरेलल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके पैरेलल हो, एरिया वेक्टर के। तो यही पॉइंट बन जाएगा आपका, E and A should be parallel. E and A should be parallel.
उसके लिए अगर ड्रॉ करें हम डायग्राम, ये लेट्स सपोज ई की डायरेक्शन को ज़ाहिर करना है, बुक को मैं एज एरिया यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर हम बेटा इस बुक को इस तरह प्लेस करेंगे, अगर हम इस बुक को इस तरह प्लेस कर देंगे तो आप देख रहे हो इसमें से चारों लाइंस गुजर रही हैं, इस बुक के अंदर से चारों लाइन गुजरेंगी। इस बुक का अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल होगा, उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी एरिया वेक्टर की, ई की डायरेक्शन भी इधर है, दोनों एक दूसरे के क्या हुए पैरेलल। एंगल कितना हो गया 0, cos 0 1, तो फ्लक्स आपका हो गया मैक्सिमम। ये था फॉर्मूला के लिहाज से। अब वैसे अगर देखें आप बुक को इस तरह जब प्लेस करोगे तो चारों की चारों लाइंस इसमें से गुजर रही हैं, ठीक है। अब बुक मैंने प्लेस की है परपेंडिकुलर, सरफेस किस तरह रखा है आपने परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने बुक रख दूँ इस तरह, तब आपको नज़र आ रहा है कि एक लाइन जो नहीं नज़र आ रही वो इसमें से गुजर रही है, बाकी 3 लाइन इसमें से नहीं गुजर रही। अब ये एरिया अपवर्ड आ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर, तो एंगल कितना बनेगा 90, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, cos 90 0, तो इस वजह से ये मिनिमम की कंडीशन में चला गया। तो मैक्सिमम के लिए हमें सरफेस कैसे रखना पड़ेगा परपेंडिकुलर, सरफेस कैसे रखना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो ये यही चीज़ दूसरी वर्डिंग में क्या बनेगी, सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर। मैं वर्ड नहीं लिखना, मैं उसका सिंबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसको गलत मत समझिएगा, ये परपेंडिकुलर के लिए यूज कर रहा हूँ। तो आइए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम की कंडीशन समझ आ गई तो मिनिमम अंडरस्टूड हो जाएगा। दोबारा सुन लें, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा जब थीटा मैक्सिमम वैल्यू देगा, थीटा cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब देता है जब थीटा 0 हो, cos 0 1, तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम। यानी कि 0 से मुराद E एंड A शुड बी पैरेलल, E और A क्या होने चाहिए पैरेलल। अब E और A पैरेलल किस तरह होते हैं उसके लिए मैंने आपको बुक की डेमो दी है। यानी कि बुक अगर इस तरह प्लेस करेंगे तो एरिया इस साइड पे आ जाएगा, E की डायरेक्शन भी सिमिलर आ जाएगी, तो वो 0 डिग्री बनेगा। अब बुक हमने रखी है परपेंडिकुलर, तो यही चीज़ दूसरी तरह कैसे बयान की जा सकती है वो नीचे लिखी है, ठीक है। यानी कि अगर आप एरिया वेक्टर की बात करोगे तो बताना पड़ेगा पैरेलल प्लेस कर रहे हैं। एरिया वेक्टर की बात करें तो पैरेलल का जिक्र करोगे, जस्ट एरिया या जस्ट सरफेस की बात करो तो उसके लिए परपेंडिकुलर का वर्ड यूज़ करोगे। आई होप आप पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब मिनिमम की बात करें तो मिनिमम के लिए बेटा यही कंडीशंस थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। थीटा शुड बी 90, cos 90 0, cos 90 क्या हो जाएगा 0। 90 से क्या मुराद है E एंड A शुड बी परपेंडिकुलर। E और एरिया वेक्टर जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर, तो आपका फ्लक्स क्या होगा मिनिमम। वो कैसे, जब हम इस तरह रखेंगे आप एरिया वेक्टर अपवर्ड, एरिया वेक्टर कहाँ आ जाएगा अपवर्ड आ जाएगा, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब बुक रख किस तरह रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रख रहे हैं, इसी की वर्डिंग क्या बन जाएगी सरफेस शुड बी पैरेलल। मैं दोबारा दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ बेटा, ज़रा सुने। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा तो थीटा मैक्सिमम यानी कि cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। cos थीटा मैक्सिमम होता है आपका 0 डिग्री पे, ठीक है। यानी कि थीटा 0 होगा तो cos 0 1, तो E एंड A शुड बी पैरेलल, यानी कि 0 डिग्री से मुराद है पैरेलल। ये बात तो समझ आ गई फॉर्मूले के लिहाज से। टेक्निकली अगर बात करें देखें इसको प्रैक्टिकली, तो मैंने यहाँ पे जो भी सरफेस ली, ठीक है, उसको हमने देखा कि वो सरफेस किस तरह रखी जा रही है परपेंडिकुलर, तो वो वर्डिंग ये रही सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर। ऑन द अदर हैंड मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम तब होगा जब आपका cos थीटा मिनिमम वैल्यू देगा, और cos मिनिमम कब देता है 90 डिग्री पे, ठीक है। cos 90 0 हो जाएगा तो आपका फ्लक्स भी 0 या मिनिमम हो जाएगा।
तो 90 से मुराद ई एंड ए शुड बी परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर के केस में जब हमने अपनी बुक पर रख के देखा तो वो इस तरह रख रहे थे, यानी कि पैरेलल प्लेस कर रहे थे, तो सरफेस शुड बी पैरेलल। दो बातें हैं, इनमें फ़र्क याद रखिएगा। एरिया से मुराद सरफेस ली जाएगी, एरिया वेक्टर से मुराद ए वेक्टर लिया जाएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो वो 90 डिग्री का उसमें फेस का फ़र्क आ जाएगा, तो ये बात आप याद रखें। तो इसलिए कंडीशंस कभी भी नहीं भूलेंगे, आप एक कंडीशन माइंड में रख लें मैक्सिमम की, मिनिमम उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। आई होप आपको दोनों कंडीशंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आई या कोई पॉइंट और क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया हो तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। अल्लाह ताला आपका हाथ में नासिर हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।